हेलो बच्चों, आज हम अपने श्वसन वाले टॉपिक में पहले आपको बताएंगे कि आपसी श्वसन व अनाक्षी श्वसन क्या होता है, फिर उसके बाद श्वसन में एटीपी का महत्व और फिर लास्ट में श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र शुरू करेंगे। तो उसमें कौन कौन से अंग आते हैं और क्या क्या उपयोग है उसके बारे में बताएंगे। तो उससे भी पहले सबसे पहले आप देखेंगे आपसी श्वसन व अनाक्षी श्वसन में अंतर क्या होता है। तो आपसी श्वसन में O2 की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अनाक्षी श्वसन में O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहला पॉइंट यही बोलता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि आपसी श्वसन में कुल ऊर्जा जो निकलती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से वो होती है 673 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी। जबकि अनाक्षी श्वसन में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है, उसकी मात्रा होती है 25 कैलोरी। तो बहुत अंतर है, काफी डिफरेंस है, ये जानते रहिए। तीसरा पॉइंट बोलता है क्या कि एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सी श्वसन में कुल 38 एटीपी, कुल कितने एटीपी? 38 एटीपी क्या होती है? ऊर्जा निर्माण होती है, एटीपी का निर्माण होता है, यह कह सकते हैं। जबकि अनाक्षी श्वसन में कुल 2 एटीपी ही बनते हैं। कुल कितने एटीपी बनते हैं? 2। फिर कहता है कि ऑक्सी श्वसन जो क्रिया होती है वो सभी जीवों में लगभग होती है, लेकिन अनाक्षी श्वसन वाली क्रिया कुछ जीवाणु में, कुछ कवक में और कुछ पौधों में ही पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु, कवक और कुछ पौधों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से सदैव पानी और CO2 बनता है, जबकि अनाक्षी श्वसन से अल्कोहल और CO2 बनता है। पक्का समझ में आया? अब आता है श्वसन में एटीपी का महत्व। तो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है ना, वो एटीपी के रूप में ही हमको प्राप्त होती रहती है ना। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसी ऑक्सीकरण के द्वारा हमें एटीपी, एडीपी, एएमपी तीनों मिलते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के रूप में। अब बात आता है, ये मैंने बता दिया कि अगर एएमपी मोनोफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड कर देंगे तो वह एडीपी में चेंज हो जाएगा, और एडीपी को लेकर के फिर से इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड कर देंगे तो एटीपी में चेंज हो जाएगा। आईपी का पूरा नाम है इनऑर्गेनिक फास्फेट। फास्फेट ग्रुप का फार्मूला होता है PO4 का ट्रिपल माइनस। एटीपी में 3 फास्फेट समूह होने के कारण एटीपी में 3 होते हैं, एडीपी में 2 होते हैं, एएमपी में 1 होते हैं। तो जिसमें जितना फास्फेट समूह होगा उसकी ऊर्जा देने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। पक्का समझ में आया? चलिए, बाकी और भी बहुत सारी कथाएं हैं, तो हो गया इतना आपके सफिशिएंट है नॉलेज में। श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बाह्य वातावरण से O2 को लेते हैं और कोशिकाओं को पहुंचाते हैं। कोशिकाएं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं, वहां CO2 बनाती हैं और उस CO2 को फिर हम ले आते हैं बाह्य वातावरण में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पक्का समझ में आ रहा है मेरी बात? तो फिर से बोलना पड़ेगा। बाह्य वातावरण से हमारी नाक क्या करती है? ऑक्सीजन को ले जाती है, और ऑक्सीजन फाइनली कहाँ पहुँचता है? अंत में कहाँ पहुँचता है? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और वहां से CO2 जो बनता है उसको ले जाकर के फिर नाक से बाहर कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया बताया मैंने। फिर क्या कह रहा है? इस पूरी प्रक्रिया में एटीपी क्या करता है? जैविक क्रियाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। चलिए भैया, ठीक है, जो ऊर्जा बन रहा है वो यूज कर लिया गया। श्वसन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन तंत्र 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नासिका, नासामार्ग, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है कंठद्वार, चौथा है श्वास नली, पांचवा है फेफड़ा। ठीक, फेफड़ा जानते हैं ना, जो बड़े बड़ों का हेकड़ा निकाल लेता है। अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर सांस लेने में दिक्कत आ जाती है बेटा, इसलिए फेफड़े को स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। ठीक है, कभी कभी गांजा पी लिया करिए, दारू पी लिया करिए, चिलम उलम लगा लिया करिए, इससे सब फेफड़ा साफ हो जाता है। मत पिया करिए, नहीं फेफड़ा रस एकदम भ्रष्ट हो जाता है। समझ में आया ना? फेफड़े पे प्रभाव पड़ता है। फेफड़ा उस तरह से होता है जैसे स्पंज ले आइए, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वैसे हमारा फेफड़ा होता। अगर उसमें
गंदगी फंस जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, समझ में आ। इसलिए गंदगी पूरी ना फंसे, भगवान नाक में बाल देते हैं और आगे बढ़ो तो म्यूकस देते हैं, उसी में गंदगी चिपक जाए और शुद्ध ऑक्सीजन आपके नाक से होता हुआ, नासा मार्ग से होता हुआ पहले फेफड़े में जाए। ठीक, तो आइए नासिका व नासा मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं। श्वसन का सबसे प्रथम अंग हमारा क्या होता है? नासिका होता है। यह दो नासा छिद्रों में बटा होता है। बाबा रामदेव न कहते हैं दायां दबाओ, बाएं से लंबी सांस लो, फिर बाएं दबाओ, दाएं से छोड़ दो ना, कहते हैं नहीं कहते हैं? ठीक, अनुलोम विलोम। हाँ, तो बस वैसे यही है नासिका का। तो दो होते हैं जो वायु वातावरण में होते हैं। नासिका के मध्य में नासिका पट पाया जाता है। देखो दोनों नाक के बीच में एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है, उसे नासिका पट कहते हैं, या कार्टिलेज की बनी होती है, जिसे हिंदी में उपास्थ बोलते हैं, जो नासा छिद्र को दाएं और बाएं भागों में अलग करता है। कभी कभी देखिए किसी के नाक में नहीं होगा, ठीक, देख लीजिए, जो लतखोर होता है उसके नाक में नहीं होता। कैसे? लोग वहीं निकरोए पहले पक्का से मारते हैं, ठीक, फूट जाते, कहते बांसा फूट गए या टूट जाते हैं। तो जे लतखोर हो ना, बिना 10-20 लाख खाए होकर पेट न भरत हो, भोजन न पचत हो, वह टाइप के इंसानों में ऐसा होता है। तो हमारे पास है कोई लतखोर नहीं, यहाँ डंडा खोर है, लतखोर नहीं है। ठीक, धन्यवाद बच्चों। आज के वीडियो में बस यहीं तक। पढ़ाई करते रहिए, जहाँ न समझ में आए पूछते रहिए, और हम अभी अपने वीडियो को बनाते रहे। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।